सोचिए जरा, 72 लोग एक कमरे में मिलते हैं और वही मीटिंग आगे चलकर पूरे देश की आजादी की सबसे बड़ी आवाज बन जाती है। आखिर ये हुआ कैसे? हाँ, सिर्फ 72 लोग, और बस यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने आगे चलकर हिंदुस्तान का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। तो आज हम सफर करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के उन्हीं ऐतिहासिक सेशंस का, उन अधिवेशनों का जिन्होंने धीरे धीरे एक नए भारत की नींव रखी। तो इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? शुरुआत करेंगे कांग्रेस के जन्म से 1885 से, फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नरम दल और गरम दल के बीच की तकरार को। उसके बाद आएगा गांधी युग, और फिर आखिर में पूरा फोकस होगा पूर्ण स्वराज पर। और हाँ, बीच बीच में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स भी होंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 1885 में। ये कांग्रेस के शुरुआती 20 साल थे। एक ऐसा टाइम जब कांग्रेस, आप कह सकते हैं, एक डिबेटिंग सोसाइटी से, एक ऐसी जगह जहां बस बातें होती थीं, वहां से निकलकर देश की एक बड़ी आवाज बनने की कोशिश कर रही थी। जगह थी बॉम्बे, और 72 प्रतिनिधि पूरे इंडिया से इकट्ठे हुए थे। इस पहले सेशन की अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। देखिए, ये सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन क्या शुरुआत थी! एक ऐसी शुरुआत जिसने आने वाले कल की तस्वीर ही तय कर दी। शुरू शुरू में कांग्रेस का अप्रोच बहुत पोलाइट था। उनका तरीका था पिटिशंस और प्रेयर्स का। मतलब, अंग्रेजों से सीधा टकराव नहीं करना है, बल्कि उन्हें अर्जियां देकर, रिक्वेस्ट करके सुधारों की मांग करनी है। जैसे कि काउंसिल्स में भारतीयों को ज्यादा जगह दो, सिविल सर्विस का एग्जाम इंडिया में भी करवाओ, और इसी फेज को हम जानते हैं मॉडरेट्स या नरम दल के दौर के नाम से। लेकिन ये शांत तरीका सबको पसंद नहीं आ रहा था। कांग्रेस के अंदर ही एक नई जोश से भरी सोच पैदा हो रही थी। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां इन दो अलग अलग सोच की टक्कर होने वाली थी। तो एक तरफ थे नरम दल के लोग जो कहते थे कि हमें संवैधानिक सुधार चाहिए धीरे धीरे, और दूसरी तरफ थे गरम दल, जिनके नेता थे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग। उनका कहना साफ था, हमें अर्जियां नहीं, हमें स्वराज चाहिए। और इसके लिए उनका रास्ता था बहिष्कार और विरोध का। और ये जो दो अलग अलग सोच थीं, ये 1907 के सूरत अधिवेशन में आकर आपस में टकरा गईं। इतना बड़ा टकराव हुआ कि कांग्रेस दो टुकड़ों में टूट गई। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसने पूरे आंदोलन की रफ्तार को कुछ सालों के लिए अचानक से धीमा कर दिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ये जो फूट पड़ी थी, ये हमेशा के लिए नहीं थी। लगभग 9 साल बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आखिरकार नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। और ये एक था आगे की बड़ी लड़ाई के लिए बेहद जरूरी साबित होने वाली थी। और फिर होती है एक ऐसी एंट्री जिसने सब कुछ बदल दिया, महात्मा गांधी की। उनके आते ही कांग्रेस, जो अब तक आम तौर पर पढ़े लिखे कुलीन लोगों की पार्टी मानी जाती थी, वो एक जन आंदोलन बन गई। एक ऐसा आंदोलन जिसकी आवाज अब शहरों से निकलकर देश के गांव-गांव तक पहुंचने लगी थी। गांधी जी ने कांग्रेस का पूरा चरित्र ही बदल दिया। उन्होंने इस आंदोलन को देश के आम किसान और मजदूर से जोड़ा, सत्याग्रह और असहयोग जैसे नए हथियार दिए लड़ाई के लिए। अब लक्ष्य सिर्फ छोटे-मोटे सुधार मांगना नहीं था, बल्कि स्वशासन की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाना था। और ये जो बदलाव आ रहा था ना, इसका एक बड़ा सबूत ये भी था कि इसी दौर में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट मिली, और फिर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। ये साफ दिखाता था कि अब ये आंदोलन सच में सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहा था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। पता है,
महात्मा गांधी, जिनके नाम से पूरा युग जाना जाता है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सिर्फ एक बार, 1924 में बेलगांव में। इससे साफ समझ आता है कि उनका प्रभाव किसी पद का मोहताज नहीं था, उनका कद इन सब से बहुत ऊपर था। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पे। गांधी युग ने एक मजबूत जमीन तैयार कर दी थी और अब वक्त था इस जमीन पर आजादी की आखिरी और निर्णायक लड़ाई लड़ने का। और इस बार लक्ष्य बिल्कुल साफ था, पूर्ण स्वराज, यानी पूरी आजादी। अब कोई समझौता नहीं, कोई आधा अधूरा शासन नहीं, बस पूर्ण स्वतंत्रता। यह ऐतिहासिक क्षण आया 1929 के लाहौर अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे और यहीं पर कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया कि उनका अंतिम लक्ष्य अब पूर्ण स्वराज है। ये वो पल था जहां से आज़ादी की लड़ाई ने एक नया आखिरी मोड़ ले लिया। और बात सिर्फ आज़ादी मांगने की नहीं थी, साथ ही साथ आज़ाद भारत कैसा दिखेगा उसकी नींव भी तैयार हो रही थी। जैसे 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर एक प्रस्ताव पास हुआ, जो आगे चलकर हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। चलिए अब फटाफट कुछ मुख्य तथ्यों और पहली बार हुई घटनाओं पर नजर डालते हैं। ये पॉइंट्स परीक्षाओं के लिए भी जरूरी हैं और वैसे भी हमें पता होनी चाहिए। ये बात काफी दिलचस्प है कि हमारे कई राष्ट्रीय प्रतीकों का जन्म इन्हीं अधिवेशनों में हुआ। वंदे मातरम पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। जनगणमन 1911 में, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में। और हमारा तिरंगा वो पूर्ण स्वराज की घोषणा के साथ 1929 में फहराया गया। कुछ और जरूरी पहली बार भी हैं। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज योल। और जब देश आजाद हुआ उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? वो थे जे.बी. कृपलानी। ये सारे नाम याद रखने लायक हैं। तो अगर इस पूरे सफर को हम कुछ मील के पत्थरों में देखें, 1885 बॉम्बे शुरुआत हुई, 1907 सूरत कांग्रेस टूटी, 1916 लखनऊ फिर से जुड़ी, 1929 लाहौर पूर्ण स्वराज का ऐलान हुआ और 1947 फैजपुर ये पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ। हर एक अधिवेशन अपने आप में एक कहानी है। तो देखिए, 72 लोगों से शुरू हुई एक मीटिंग ने कैसे करोड़ों लोगों को एक सपने से जोड़ दिया। ये अधिवेशन सिर्फ बैठकें नहीं थे, बल्कि ये वो नींव के पत्थर थे जिनसे आज़ाद हिंदुस्तान बना। और यहाँ एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, इस 60 साल लंबे सफ़र से, जिसमें विकास भी था, टकराव भी था और फिर एकता भी, इससे आज के दौर के आंदोलन क्या सीख सकते हैं?